बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी है, विषय हिंदी का के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आपको पेपर किस प्रकार लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, वो पूरा पैटर्न हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों, आज हम जो आपको ये पेपर बता रहे हैं, ये पेपर आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का है और इसकी आपको हम आंसर शीट बताएंगे। तो सबसे पहले क्या क्या करना है वह आपको बता दे रहे हैं, किस प्रकार लिखना है, आपको कैसे अंक मिलेंगे, कहाँ कहाँ अंक मिलेंगे, किस प्रकार से लिखते हैं तो अंक मिलेंगे, वह आपको हम बिल्कुल इस पेपर के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, आपके पास प्रश्न पत्र आ गया तो सीरियल नंबर रहेगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रोल नंबर लिख देना है। आपका जो भी रोल नंबर XYZ जो भी है वह रोल नंबर आपने यहाँ पे नोट कर दिए। XYZ जो भी रोल नंबर है आपका वह लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर देखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके 23 और टोटल नंबर आप प्रिंट पेज कितने रहेंगे 8 पेज रहेंगे। और आपको ये 4 सेट रहेंगे, A B C और D, इस प्रकार से 4 सेट रहेंगे। तो पहले आगे बैठे बच्चे को A सेट, फिर B सेट, फिर C सेट, फिर D सेट, इसी प्रकार से ये आपको अलग अलग 4 सेट रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक रहेगा। फिर ये आपको दिया हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र है ये, और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वह पूछा जाएगा। और आपका जो पुराना पेपर है उस पेपर से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मुख्य हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और समय आपके लिए 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे 75 यानी 75 मार्क्स रहेंगे। तो ये आपका फिर निर्देश दिए रहेंगे, आपको निर्देश ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक अंक, कुल 30 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा उसकी रहेगी आपकी 30। जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उन प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको कितने अंक, 2 अंक निर्धारित हैं। और उसकी जो शब्द सीमा है आपको उनमें कितने शब्द लिखना है, 30 शब्द। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, प्रश्न क्रमांक कहाँ से 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके, और ये 3-3 अंक के रहेंगे। ये कितने अंक के रहेंगे आपके, 3-3 अंक के, और उसकी शब्द सीमा आपकी 75 शब्द रहेगी। उसके बाद अगला 5वां पॉइंट आ जाता है आपका, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के रहेंगे। 21, 22, 23 यानी आपके 3 प्रश्न। तो ये आपके, इनको जो शब्द सीमा रहेगी इसकी लगभग कितनी रहेगी, 120 शब्दों में आपको लिखना है। इस प्रकार से ये निर्देश आपने ध्यान से पढ़ लिए। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका नंबर 1, प्रगतिवादी कवि हैं, ये 4 ऑप्शन दिया है आपको। यहाँ पे पूछा है प्रगतिवादी कवि है। अ नंबर मुक्तिबोध, ब नंबर सुमित्रानंदन पंत, श नंबर नरेश मेहता और द नंबर जगमोहन सिंह। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपको चुनना है कि प्रगतिवादी कवि कौन थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर और ब नंबर सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी कौन थे, ये प्रगतिवादी कवि थे। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो नेताजी की जो प्रतिमा थी उसकी ऊंचाई कितनी थी, अ नंबर 2 फुट, ब नंबर 5 फुट, स नंबर 3 फुट और द नंबर 10 फुट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर 2 फुट। कितनी फुट थी, 2 फुट थी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, अ नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, ब नंबर अगेय, श नंबर स्वयं प्रकाश और द नंबर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। तो इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सुरसारावली के कवि का नाम है। अ नंबर सूरदास, ब नंबर कबीरदास, स नंबर मैथिलीशरण गुप्त और द नंबर नागार्जुन। तो आपको यहाँ पे सुरसावली के कवि का नाम बताना है। तो इसका सही नाम आ जाएगा, सुरसावली के कवि का नाम सूरदास है। तो इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 5, कवि निराला का जन्म हुआ था। जो कवि निराला जी थे उनका जन्म कब हुआ था, आपको ये बताना है। अ नंबर सन 1904, ब नंबर सन 1900 और स नंबर सन 1899 और द नंबर 1888। तो कवि निराला जी का जन्म जो हुआ था, उनका जन्म हुआ था सन 1899 में। तो इसका स नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कुहासा। कुहासा शब्द, कुहासा का अर्थ है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, कुहासा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर कोहरा। कुहासा का अर्थ क्या है, कोहरा। तो इसका ब नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करें। आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न, इसका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार हैं।
प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। तो यहाँ पे छंद के प्रकार 2 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, सूरदास, परशुराम, तुलसीदास। तो जो वल्लभाचार्य थे वो किसके गुरु थे? सूरदास के। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, रस के खालिस्तान अंग होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। कौन कौन से 4 अंग होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं, लेकिन प्रकार कितने होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। रस के प्रकार 10 होते हैं और अंग कितने होते हैं? अंग 4 होते हैं। कौन कौन से 4 हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। जो आधुनिक हिंदी कविता है उसका प्रारंभ संवत कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1900 से। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है। इस प्रकार से आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 के 6 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये भी 6 अंक के रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। क्या करना है हमको? सही जोड़ी का मिलान करना है। तो चलिए, सही जोड़ी का मिलान कैसे करेंगे? चौपाई, यहाँ पे दिया है क्या है आपकी? चौपाई। चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? तो चौपाई जो है इसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो पहले का ये आपका 6वां नंबर आ जाएगा। एक अंक किसमें होता है? तो एकांकी में होता है। तो इसका दूसरे का 5वां आ जाएगा। देखो, ये 16 किस में आएगा? चौपाई। चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा होती हैं। एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। उसके बाद शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय माता का आंचल। तो ये तीसरे का पहला। तो यहाँ पे शिव पूजन सहाय क्या है? माता का आंचल। तो ये आपका 3रा नंबर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, ये मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर आ जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी 2nd नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना थी पंचवटी, यानी इसका 4था आंसर सही हो जाएगा। और रिसाई जो है क्रोध करना। रिसाई मीन्स क्या होता है? क्रोध करना। तो इसको आप किससे मिला देंगे? 3 नंबर से। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला, ये जो चौपाई थी, चौपाई में कितनी? चौपाई 16 होती है, 16 मात्राएं होती हैं। एक अंक किसमें होता है? एकांकी में होता है। शिव पूजन सहाय की रचना क्या है? माता का आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है? मुजफ्फरपुर। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? पंचवटी। और रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। तो इस प्रकार से ये आपके जो सही जोड़ी मिलाकर लिखी कहा था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आते हैं आपके, और ये प्रश्न पत्र आपका मेन एग्जाम का प्रश्न पत्र है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको तैयारी कैसे करना है वह आपको बता रहे हैं, और इस पेपर से भी बहुत से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस पेपर की तैयारी भी कीजिए। आप कम से कम 2 से 3-4 वर्ष के पेपर तैयारी कर लीजिए, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या कह रहा है? कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो देखिए, जो कवि नागार्जुन थे उनका मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है वेदनाथ। क्या है उनका मूल नाम? वेदनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र। फिर अगला सेकंड प्रश्न है, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि निराला रचनावली जो है उसमें 8 खंड होते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या जाएगा? 8। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद है। देखो, जो रामचरितमानस लिखा गई है उसका मुख्य छंद क्या है? तो उसका मुख्य छंद है चौपाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चौपाई। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो जो विनय पत्रिका थी उस पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में की गई? ब्रज भाषा में। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? तो ये कामायनी है, कामायनी किसकी रचना है? ये रचना है जयशंकर प्रसाद। किसकी? जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना? याद कर लीजिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है इसी का, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट कर रही है? क्या कह रहा है इसमें?
अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट कर रही है। यहाँ किसके क्या जाएगा, आप यहाँ पर लिख देंगे फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन की मादकता, की मादकता। प्रश्न है अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो आप बता देंगे अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है, को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न 4 एक वाक्य में उत्तर लीजिए तो आपको एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। इसके बाद 5वां प्रश्न है सत्य या असत्य चयन कर लिखिए। यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताना है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, सत्य या असत्य ये आपको बताना है कि जो कल्पना क्या है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये कथन असत्य है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, सत्य या असत्य? जो हिंदी है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है बताया, इसमें परीक्षा गुरु को माना गया है, सत्य या असत्य? तो ये कथन सत्य आ जाएगा आपका। अगला तीसरा प्रश्न देखिए कहानी के 6 तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। कहानी में कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सत्य। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य बात है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा था? उद्धव को भेजा था, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, चौथे नंबर में भी सत्य आएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो यह कथन भी सत्य है। जो बिस्मिल्लाह खान थे वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये कथन भी क्या आ जाएगा आपका सत्य आ जाएगा। इसके बाद इसी का 6वां प्रश्न पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, तो आप प्रश्न पढ़ते से ही आपको समझ आना चाहिए कि सत्य है असत्य। क्या कह रहा है इसमें, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो यह कथन भी हमारा क्या है, असत्य है। ये कथन कैसा है, असत्य है कि पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, जबकि पर्वतीय सुंदरता हमारे मन को भाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके 5 प्रश्न बताए, कितने प्रश्न बताए, 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न में कितने उप प्रश्न है, 6 प्रश्न। टोटल प्रश्न कितने हो गए, 30 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक है, 1 अंक है, तो अंक कितने हो गए, 30 अंक। यदि आपने पूरा सही किए तो आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 30 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके आसानी से आप 30 अंक प्राप्त करके पास हो सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6 से। आपको बताया था प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो आपके कौन से प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। जैसे आपका प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न दिए हैं, क्या दिया, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवे में दिया है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। अब देखिए इन प्रश्नों को हम इनका पूरा हल बताएंगे और आपको कितने शब्दों में लिखने पे 2 अंक प्राप्त होंगे, कहाँ कहाँ अंक प्राप्त होंगे, वह पूरा बताएंगे। फिर 7वां प्रश्न है लेखिका मन्नू भंडारी की व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, ये 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए और उसका अथवा है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, इनके उत्तर अभी आपको हम आगे बताएंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए और उसी का अथवा का शब्द है, क्या अथवा का शब्द, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। अभी इन सब प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसके बाद ये आपका प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए गंतोक को। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 उसका अथवा, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में आप देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर 12 हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में भी 2 प्रश्न दिए, फसल क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। फिर प्रश्न नंबर 14 के 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14-15 हो गए आपके, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14-15 कौन से हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, फिर इनके उत्तर आप नोट करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 16, 17 ये दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों को चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसके बाद इनके उत्तर बताऊंगा। और ये जो प्रश्न पत्र है आपका सत्र 2024 का है, 24 में पूछे गए बोर्ड द्वारा प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और बोर्ड की ही आंसर शीट आपको हम बताएंगे आगे। अभी ये प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 18 है पूरा, निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। और उसके अर्थ में 2 गद्यांश दिए, इनमें से जो गद्यांश आपको बनता है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 है अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा दिया है खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 20
प्रश्न नंबर 20 में देखिए, ये निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाना तो हट नहीं रही। तो ये आपका गद्यांश पद्यांश है। 2 पद्यांश रहेंगे, जो पद्यांश आपको बनेगा उसका उत्तर आपको लिखना है। उसी का अथवा का ये पद्यांश दिया है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में देखिए, प्रश्न नंबर 21 में कह दिया, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद उसी का में जो प्रश्न दिया, अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। जैसे ही आपके 5 निबंध है, इसमें से जिस पे भी है आपको निबंध लिखना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर अगला है उसी का में दिया है, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, उद्धि गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भुवनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिक दिंगत दिंगत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो और उसके प्रश्न भी नीचे दिए हुए प्रश्नों के आधार पर आपको इस प्रकार बच्चों, ये आपके जो प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आप प्रश्न 6 से 7 8 के चाहे तो प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि उत्तर में अब आगे इन सभी के उत्तर बताऊंगा। 6 7 8 हो गया ये। उसके बाद ये आपका 9 10 11 3 प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद ये आपका 12 13 14 होगा, ये 12 13 14 के प्रश्न हो गए। उसके बाद ये आपका 15 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद ये आपके 16 17 नंबर के प्रश्न देख लीजिए। फिर उसके बाद ये आपका 18 नंबर का प्रश्न जो है प्रसंग व्याख्या, तो ये गद्यांश को पढ़ लीजिए। उसके बाद उसका उत्तर अभी चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 19 हो गया आपका। ये 20 नंबर का प्रश्न हो गया। ये 20 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, ये आप ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 20 का अथवा का हो गया ये। उसके बाद आपका ये प्रश्न नंबर 21 हो गया और ये 22 हो गया। इसके बाद ये आपका प्रश्न नंबर 23, ये प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए। चाहे तो आप इसे रोक के लिख सकते हैं अपने इसमें, क्योंकि उनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब देखते हैं, इसी जो आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 हुई थी उसका हिंदी का पेपर की आंसर शीट बता रहा हूँ। तो ये आपके अभी मैंने आपको पूरे उत्तर बता दिया था। सही विकल्प सुवितानंदन पंत, 2 फुट, रामवृक्ष बेनी सूरदास, ये हो गए आपके सही विकल्प के उत्तर हो गए। इसके बाद ये रिक्त स्थानों के उत्तर हो गए। पहले का 8, दूसरे में 2, तीसरे में सूरदास, चौथे में 13, पाँचवें में 4 और छठे में 1900। इसके बाद आपका ये सही जोड़ी हो गई, सही जोड़ी का मिलान हो गया। पहली सही जोड़ी में 16, दूसरे में एकांकी, तीसरे में माता काचल, चौथे में मुजफ्फरपुर, पाँचवें में पंचवटी और छठे में क्रोध करना। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर वाले बताया। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो था आपका, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वेदनाथ मिश्र था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 का दूसरा, निराला रचनावली में 8 खंड है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य। तो उसमें आप बता दिए कि पहला असत्य है और चौथा असत्य है, बाकी सत्य हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसका उत्तर यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप उसका उत्तर लिख देंगे, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। प्रश्न क्या था आपका, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और उसी के अर्थ में पूछा है, क्या पूछा है, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है। एक साइड नाटक लिख दीजिए, एक साइड एकांकी। नाटक में क्या होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, नाटक में अन्य गौड़ कथाएं भी होती हैं और एकांकी में एक ही कथा घटना होती है। तो इस प्रकार से आपने ये क्या किए, 2 अंतर लिख दिया। ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर बस आपको कितने शब्दों में लिखना है वही देख लीजिए, तो आपको ये 2 अंक प्राप्त हो गए। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, ये प्रश्न, ये आंसर शीट चल रही है। ये क्या है, आपकी आंसर शीट है। प्रश्न नंबर 7 आपको मैंने बोला था कि आप ऊपर मैंने बताया वहां से देख के आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो आप उत्तर बता देंगे, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किसका, उनके पिता और उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर इतना भी लिख दिए तो आपको कितने अंक प्राप्त हो गए, ये 2 अंक प्राप्त हो गए।
इसके बाद उसी का अथवे का प्रश्न जो है, अथवा में क्या दिया है प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो आप उसका उत्तर बता देंगे। क्या बताएंगे उत्तर इसका? उसका उत्तर है बिस्मिल्लाह खान जीवन भर शहनाई की साधना में लगे रहे। बिस्मिल्लाह खान जीवन भर शहनाई की साधना में लगे रहे। शहनाई वादन की उत्कृष्टता के कारण ही उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। तो आपको जितना प्रश्न पूछा है उसका उत्तर उतना ही लिखना है, आपको यहाँ पे अधिक लिख के समय बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए गद्य की कोई भी 4 विधाएं लिख सकते हो आप। तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, गद्य की 4 विधाएं। नंबर 1 कहानी, नंबर 1 क्या हो गई कहानी। आप नंबर 2 देखिए क्या है, उपन्यास। नंबर 3 नाटक और नंबर 4 एकांकी। आपको 4 विधाएं कहा है तो कोई भी 4 ही विधाएं लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि हम उसकी पूरी विधाएं लिखें। अब देखिए यहाँ पे नोट में क्या दिया है, अन्य सही विधा लिखने पर भी अंक दिए जाएंगे। इन 4 विधाओं के अलावा भी जो विधाएं होती हैं यदि आप वे लिखते हैं तो भी आपको अंक दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 विधाएं पूछा है तो इसलिए हमने 4 विधाएं बताए। इसके बाद अगला प्रश्न इसी का अथवे का प्रश्न है। क्या है अथवे का प्रश्न, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। तो जो बाबू गुलाब राय जी हैं जो उन्होंने निबंध की परिभाषा लिखे हैं वही आपको बताना है। तो बाबू गुलाब राय जी द्वारा निबंध की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे देखिए बाबू गुलाब राय जी ने क्या कहा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया है। तो ये किसकी, बाबू गुलाब राय की परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा, निबंध की परिभाषा हो गई। तो आपको ये निश्चित है कि बाबू गुलाब राय ने जो परिभाषा दी वही लिखना है, तभी आपको अंक प्राप्त होंगे। और ये प्रश्न कितने अंक का था आपका, 2 अंक का। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है आपका संधि और समास में अंतर लिखिए। तो उसका उत्तर क्या है, ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया। एक साइड आप क्या कीजिए, संधि लिख दीजिए और एक साइड समास। नंबर 1, संधि का अर्थ मेल होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। और समास का अर्थ संक्षेप होता है। फिर दूसरा अंतर, संधि में 2 वर्णों का योग होता है और समास में 2 पदों का योग होता है। और इसमें आप जो भी अंतर है वो लिख सकते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो ये अंतर हो गया संधि और समास में। और यदि आपको ओनली 2 ही अंतर लिखना है तो आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। या इसके अथवे में प्रश्न पूछा है, क्या है इसके अथवे का प्रश्न, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो आपको बस उत्तर में ये बताना है, क्या बताना है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति और नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। आपको इतना ही लिखना है और कितने अंक प्राप्त करना है, 2 अंक प्राप्त करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ये। प्रश्न नंबर 10 क्या था आपका, आप प्रश्न कहाँ देखेंगे, ऊपर हमने आपको बता दी कौन कौन से प्रश्न हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर अपने यहाँ से देखिए नोट कर लीजिए। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, आप उत्तर में बताएंगे। गंतोक के लोगों की मेहनत के कारण, गंतोक के लोगों की मेहनत के कारण ही गंतोक आज भी हमारे पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति को संजोए हुए है। यहाँ के लोगों ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी इसे खूबसूरत बना दिया है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत का बादशाहों का शहर कहा है। यह आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हुआ। और उसके अथवा का प्रश्न क्या था, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था। जब वह अपने साथी बच्चों को खेलता देखता है तो उसका मन खेलने को लालायित होता है। यह सिसकना बंद करके खेलने के लिए पिता की गोद में उतर जाता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 10 था उसके दोनों प्रश्न थे, दोनों प्रश्न में से जिसका उत्तर आपको बनता है आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपको किसकी, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा, 2 रचनाएं कौन कौन सी हो गई कवि नागार्जुन की। नंबर 1 युगधारा, नंबर 1 क्या हो गई युगधारा, और नंबर 2 सतरंगे पंखों वाली। तो ये उसकी क्या हो गई 2 रचनाएं। ओनली आपने 2 रचनाएं सही रचनाएं उनकी लिख दी है, कोई भी 2 रचनाएं लिख सकते हैं, अन्य सही रचना पे भी अंक दिए जाएंगे। और कोई भी 2 रचना सही लिखें तो आपको 2 अंक यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी का अथवे का प्रश्न है, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको जो नई कविता है उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए नई यहाँ पे लिख देंगे आप, नई कविता की विशेषताएं। नंबर 1 क्या है, प्रयोगों में नवीनता। नंबर 1 क्या आ जाएगा, प्रयोगों में नवीनता। नंबर 2 अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। नंबर 2 में क्या है, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ओनली 2 ही रचना लिखना है और अन्य सही विशेषताएं होने पर भी उनकी नई कविता की और कोई भी विशेषताएं सही होने पर भी आपको यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, कवि सूरदास
अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। क्या कहा प्रश्न आपका? कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। सूरदास की लिखिए अथवा तुलसीदास की, किसी की भी लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कवि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, तो उनकी रचनाएं कौन सी हो गई? सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे? दो रचनाएं। तो दो रचनाएं कौन सी हो गई? साहित्य लहरी और सुरसागर। किसकी? सूरदास की दो रचनाएं कौन कौन सी होती हैं? याद कर लीजिए, सूरदास की दो रचनाएं होती हैं, साहित्य लहरी और सुरसागर। और उसके बाद भाव पक्ष, तो जो उनका भाव पक्ष है, जो उचित भाव पक्ष, जो भी उनका भाव पक्ष है, उचित भाव पक्ष लिखने पर स्वविवेक से अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आपने भाव पक्ष अच्छे से लिखा है तो चेक करने वाला उसके स्वविवेक से ही आपको अंक देगा। लेकिन यहाँ ये निश्चित है कि आपने दो रचनाएं जैसे साहित्य लहरी और सुरसागर लिख दी तो आपको यहाँ पे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कितने अंक का प्रश्न था? तो इस पे 1 अंक प्राप्त होगा और इस पे 1 अंक। इसके बाद अथवा में तुलसीदास जी के बारे में, तो तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? दो रचनाएं, एक हो गई विनय पत्रिका और दूसरी कौन सी हो गई? दोहावली। आपने ये लिख दी इतना भी तो आपको 1 अंक प्राप्त हो गया। फिर भाव पक्ष की बात आती है। भाव पक्ष लिखने के लिए कहता है तो जो उचित भाव पक्ष है उनके बारे में जो लिखेंगे उसमें आपको यहाँ पे अंक मिलेंगे। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? फसल क्या है? प्रश्न नंबर 13 है आपका, फसल क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा फसल नदियों के पानी का जादू है। फसल नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, किसानों के हाथों की महिमा है, संदली भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन है। ये क्या है? फसल है। इसका उत्तर आप इतना लिख देंगे। यदि आपने उत्तर सही सही पूरा अच्छा लिखे हैं तो आपको यहाँ पे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी का 8वें का प्रश्न देखिए। 8वें का प्रश्न क्या है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो आप उत्तर बताएंगे गोपियों ने। किसने? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल की गागर से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल की गागर से की है। तो ये 8वें में यदि आपने इतना भी आंसर लिखे तो आपको 2 अंक पूरे प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न पहले पढ़ देते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो आप उत्तर बताएंगे कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं। नंबर 2, बादल के बरसने पर ही किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो गया। उसी का 8वें का प्रश्न क्या है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? प्रश्न क्या है आपका 8वें का? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो आप उत्तर बताएंगे कवि के मन मस्तिष्क पर केवल स्मृतियां ही हैं। कवि के मन मस्तिष्क में केवल स्मृतियां यादगारें ही हैं। इन्हीं स्मृतियों को कवि जीने का सहारा बनाना चाहता है। स्मृति को पाथेय बनाने के लिए कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। यह आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 का उत्तर क्या लिखना है आपको देख लीजिए। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है आपका? काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आपको ओनली किसकी परिभाषा लिखना है? काव्य की। काव्य की परिभाषा क्या है? समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, या कोई अन्य परिभाषा भी लिख सकते हैं, पर अंक दिए जाएंगे। तो आपको ओनली यहाँ काव्य की परिभाषा आपने सही सही लिख दी है तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। फिर उसी के 8वें प्रश्न पूछा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कौन सी अलंकार की बात कर रहा है यहाँ पे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा पहले देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। यहाँ पे पुनि शब्द की समान अर्थ में आवृत्ति हुई है, पुनि पुनि, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 के दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 में पूछा है रस किसे कहते हैं। तो देखिए रस की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। रस किसे कहते हैं वह बता दीजिए। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक मीन्स पढ़ने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, दर्शक मीन्स देखने वाले को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम, रस की परिभाषा आपको याद कर देते हैं। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने रस की परिभाषा लिख दिया, रस किसे कहते हैं वह बता दी, तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसी का 8वें का प्रश्न है। 8वें में क्या दिया है? चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो 8वें का प्रश्न है यहाँ पे क्या पूछा? 8वें में
चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए चौपाई छंद की परिभाषा क्या होगी। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण लिख देंगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुहाग सरस अनुरागा। ये किसका, चौपाई जो है उसका उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ, और यदि आपने सही सही आंसर लिखे हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी या यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 बिंदु कौन कौन से, 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं कौन कौन सी हो गई, पतितों के देश में एक रचना हो गई, और दूसरी रचना क्या है, चिता के फूल। और उसकी भाषा शैली आप ये लिख दी है, तो आपको यहाँ पे सही रचना पे लिख दी तो अंक मिल जाएंगे। और भाषा शैली जो है, पहली रचना लिखना है, 2 रचनाएं, फिर भाषा शैली जो लिख देंगे, यदि आपने सही भाषा शैली लिखे हैं तो इसमें उचित भाषा शैली लिखने पर अंक दिए जाएंगे। यदि आपने अच्छी भाषा शैली लिखे हैं तो ही आपको अच्छे अंक दिए जाएंगे, नहीं तो अंक काट दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगला है, कौन आता है, यतीन्द्र मिश्र की 2 रचनाएं लिखने के लिए कह रहा है। तो यतीन्द्र मिश्र की 2 रचनाएं कौन सी होगी, पहली रचना यदा कहाँ, और दूसरी डोरी पर आलाप, और उसकी भाषा शैली लिख देंगे। यदि आपने सही से लिखे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। ये क्या है आपका, प्रश्न नंबर 18 में दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो इस गद्यांश को आप काय में देख लेंगे, हमने ऊपर बताया है, ऊपर जाके गद्यांश पढ़ लेंगे। उसके आधार पर फिर जो बिंदु दिए हैं गद्यांश में, सप्रसंग यानी कि संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। संदर्भ कैसे लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संस्कृति से लिया गया है। जो गद्यांश था, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न क्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने पर संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। ये गद्यांश था। इस गद्यांश का आपको संदर्भ, प्रसंग और क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसका संदर्भ में क्या लिख देंगे, संदर्भ जो रहेगा, ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, और ये बताना है आपको, और इसके लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक बदंत आनंद कौशल्यान हैं। प्रसंग में लिख देंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे, ये संदर्भ हो गया हमारा ये। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग में हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने संस्कृति क्या है यह बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद इसकी व्याख्या विशेष लिख देंगे। व्याख्या में गद्यांश की उचित व्याख्या लिखने पर अंक दिए जाएंगे। इसे सविवेक से अंक दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, कितने अंक का प्रश्न है, ये आपका प्रश्न 3 अंक का है। तो 3 अंक का प्रश्न है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अंक कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, संदर्भ में 1 अंक, प्रसंग में 1 अंक, और व्याख्या में 1 अंक। इस प्रकार से आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है आपका अथवे का प्रश्न। इसके बाद क्या है, अथवे का प्रश्न। देखिए अथवे का प्रश्न क्या है, आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव में खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल में घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है। तो ये आपका अथवे का जो गद्यांश था वह बताए। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। जो संदर्भ यदि आप सही से लिखते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न का आपने सही लिखे तो आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। और जो व्याख्या है, आप व्याख्या लिखते हैं तो उस पर 1 अंक प्राप्त होगा। तो देखिए इस गद्यांश का संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और प्रसंग में बता देंगे, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण किया है। और व्याख्या में जो उसको आप पढ़ लेंगे गद्यांश को, उसके बाद उसकी जो व्याख्या लिखेंगे, उस व्याख्या पे जो जांच करता है वह स्वविवेक से आपको यहाँ पे अंक देगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न कौन सा 18 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपका, प्रश्न नंबर 19 है अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए उचित अनुच्छेद एवं संवाद लिखने पर स्वविवेक से अंक दिए जाएंगे। ये कितने अंक का है आपका, 3 अंक का रहेगा। इसमें यदि आपने जो अनुशासन का महत्व विशेष अनुच्छेद पर ये अनुच्छेद लिख दिए, अच्छे से लिखे हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। और यदि मान लो आपने उसमें गलतियां की हैं तो अंक काट के दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे आपके। अथवा वाला अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद, और उसका अथवा प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20 क्या रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश के प्रसंग व्याख्या। तो देखिए जो पद्यांश है आपका अर्थ नहीं रही है, आभा फागुन की तन
नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाना हो तो हट नहीं रही। तो ये आपका संदर्भ, तो ये पद्यांश का सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। यदि संदर्भ आपका सही है तो इसका संदर्भ क्या होगा, किस प्रकार से संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ अट नहीं रही शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो यदि आपने इतना लिख दी तो आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। फिर प्रसंग लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश, ये क्या है आपका पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने फाल्गुन की सुंदरता का वर्णन किया है। तो यहाँ गद्यांश की जगह क्या पढ़ेंगे आप, पद्यांश। फिर पद्यांशों की उचित व्याख्या करने पर आपको स्वविवेक से अंक दिए जाएंगे, जो 1 अंक रहेगा। तो आप आसानी से इसमें अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं इसी का अथवे में भी वही कहा है, अथवे में दिया है। जिस अथवे का प्रश्न देख लेंगे, उसका संदर्भ कैसे लिखना है और प्रसंग कैसे लिखना है और उसमें व्याख्या, ये 3 चीज़ें करना है। उसके बाद प्रारूप प्रश्न क्रमांक 21 में आपको दिया है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और अथवे में दिया है, अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी से सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। तो इसमें आपको कैसे अंक प्राप्त होंगे, देखिए ये 4 अंक का प्रश्न रहेगा आपका। प्रारूप, संबोधन, आवेदन पत्र, विषय वस्तु और समापन, सब 1 से अंक दिए जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे जो प्रारूप या संबोधन है आवेदन पत्र का, उसमें 1 अंक दिया जाएगा और विषय वस्तु और समापन पे 3 अंक। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। उसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। चाहे ये 5 निबंधों के नाम में से किसी सबसे पहले निबंध कौन सा है, रूपरेखा। रूपरेखा पे 1 अंक रहेगा, विषय वस्तु पे 2 अंक और उपसंहार पे 1 अंक। इस प्रकार से अंक डिवाइड रहेंगे। और नोट है, सब 1 से अंक दिए जाएंगे। जो जांच करता है उसके आधार पर यहाँ पे अंक दिए जाएंगे। यदि आपने सही लिखे हैं, अच्छा लिखे हैं, तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि आपने कहीं गलती की है तो आपके वहाँ मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके बाद अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। जो आपका प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न पत्र में देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न पत्र 2024 का है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे दिया है जो आपका गद्यांश है, वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है। इसकी विशालता देखकर मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है। ऐसा लगता है कि विशाल सृष्टि ईश्वर की देन है। सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है। वस्तुतः यह दृष्टि कोरी, कलात्मक और आध्यात्मिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको उपयुक्त शीर्षक लिख देना है। इसका उपयुक्त, पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो आप बता देंगे किसके बारे में कहा गया, तो वह लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हिमालय के बारे में कहा तो हिमालय लिख दिए। फिर दूसरा प्रश्न है, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है, तो उत्तर बता देंगे हिमालय को देखकर सारी सृष्टि को प्रति संभाव जागृत होता है। और फिर तीसरा है गद्यांश का सारांश। सारांश आप अपने आधार पर जो लिखेंगे सारांश, उस पर सब 1 से जांच करता अंक देगा। इसी प्रकार उसी का अथवे का प्रश्न है आपका, पद्यांश है, काव्यांश है, तो उस काव्यांश का उचित शीर्षक लिख देंगे आप बसंत। और उसने जो प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, बार बार कौन गरजता है, तो उत्तर बता देंगे बार बार उदधि गरजता है। और जो उसका क्या लिखना है आपको, काव्यांश का भावार्थ तो जो लिखेंगे उसके आधार पे यहाँ अंक मिलेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका प्रश्न पत्र 2024 का किस प्रकार से आपको हल करना है, कहाँ पे कैसे अंक प्राप्त होंगे, वह सब आपको बताए। बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा ये जो 2024 हाई स्कूल परीक्षा 2024 का विषय हिंदी का बी शेड बताया गया, इसी प्रकार सभी विषयों के शेड वाइज आपको कैसे अंक प्राप्त होंगे और प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्नों के उत्तर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से किस पैटर्न में लिखना है, कैसे अंक प्राप्त होते हैं, वे सभी चीज़ें आपको बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।